आपने दहशतगर्दी कोर्टें बनाई हुई, उन कोर्टों को आप डे टू डे ट्रायल चलाएं, आप एविडेंस पेश करें। अभी तक तो एविडेंस कोई आई नहीं है। ये इसमें कौम पे बड़े दूरस नतायज आने हैं। कौम में डिवाइड पहले है, तो इससे नतायज कोई इतने अच्छे नहीं ठीक आ। तस्वीर के दो रुख देखिए, लूट मार करने वाले और जो आर्मी को रोग आर्मी कहते थे, गुलभूषण यादव, सिरल अलमेडा वाला केस उठाकर देखें, जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में, जनरल फैज हमीद के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल करता था नवाज शरीफ, आज प्लेट में रख के उसे इंसाफ मिल रहा है। और वो जायदादे, मनी ट्रेल जिनका आज तक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। बरतानिया से अजहर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तूने पकड़ लिया मुझे नाश्ते में। हाँ सर, इट्स ओके। खैर, हमारे पाकिस्तान के यहाँ अंदर तो सर हमारे यहाँ तो सब कुछ ट्रायल बढ़ है। गया है, आप वहां पे नाश्ता कर रहे हैं सर। यार क्या करें, अपना देश प्रदेश में क्या करना होता है। और वन टाइम तो मील है, सिर्फ रह गया नाश्ता ये करना। लेकिन आज का दिन को अच्छा दिन नहीं है। ये आपसे समझना चाह रहे हैं सर, ये जो अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है, और जिस तरह से जस्टिस तारिक मसूद साहब ने आज बड़ा खुलकर ये कहा कि बुनियादी हकूक को हम कब तक लेकर आगे चलेंगे, और उन्होंने सिविलियंस को हवाले कर दिया मिलिट्री कोर्ट्स के, जी करें करें ट्रायल, जो हो सकता है करें। ये किस तरह का फैसला है? अच्छा देखिए, यहाँ अगर ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मैं आज नहीं बात कर रहा है। ये कुरान अकायद दो जहां हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर ले लें, कुरानी अहकामात आप ले लें, तो ये जो कुछ भी अब हो रहा है वो अपनी जगह पर बात है। लेकिन इंसाफ के तकाजे जो है ना वो पूरे करना बहुत जरूरी है। और ये मैं हैरान होता हूँ, जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने अगर ये अल्फाज कहे हैं ना, तो अगर अदालतों ने बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करना तो किसने। आई रिमेंबर अ गोल्डन वर्ड ऑफ जस्टिस पी एन भागवती, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं। पता वो क्या कहते थे? इट्स ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। ड्यूटी का लफ्ज इस्तेमाल किया है। मुलाजमत कह दें आप दूसरे लफ्जों में, ये मुलाजमत है इस हवाले तक। और वैसे भी आप 18वीं तरमीम के जरिए जब आर्टिकल 10 आ चुका है, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखिए मैं बताऊं आपको, मैं किसी भी ऐसे दहशतगर्द को या किसी भी ऐसे जो मुल्क दुश्मन हो उसको छोड़ने का मैं रवा नहीं रखता, ना मैं चाहूंगा ये ऐसा बात हो। लेकिन अब इंसानी हकूक है, चाहे दहशतगर्द हो, वो हैं। आपने दहशतगर्दी कोर्टें बनाई हुई, उन कोर्टों को आप डे टू डे ट्रायल चलाएं, आप एविडेंस पेश करें। अभी तक तो एविडेंस कोई आई नहीं है। मिलिट्री कोर्ट में जो मसाइल हैं, कि एक तो वो डेफिनेटली ठीक है, वो फौजी बैकग्राउंड के होते हैं, लेकिन वो जज की जो क्वालिटीज हैं, जो जज पे जो राइट टू फेयर ट्रायल में वकील करना है, एविडेंस आनी है, क्रॉस होना है, वो जो सारे फॉर्मेलिटीज है ना, वो शायद मिलिट्री कोर्ट में पेश ना हो सके। तो आज जैसे जैसे सरदार तारिक मसूद साहब वो अपना माइंड भी दे चुके हुए थे, और जस्टिस जवाद एस खाजा वो साहब चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने दरखास्त भी बाकायदा फाइल की, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं। उन्होंने तारिक कहा मैं मसूद आपको साहब ने बड़ा साफ। खुलकर कहा, उन्होंने कहा मैं नहीं हटता बेंच से, जो मर्जी है करना है कर लें, नहीं नहीं हटता बेंच से। सर ये रवैया क्या है? और खासतौर पर काजी फाइज ईसा साहब, सर उनके ऊपर तो बड़ा यकीन था, और वो हमेशा प्रचार रहे हैं बुनियादी हकूक के, सिविलियंस बालादस्ती के, सिविलियन सुप्रीमेसी के। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सिविलियंस को आप पकड़कर सर मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर। जस्टिस काजी फाइज साहब कभी प्रचार रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता, क्योंकि मैं पहले दिन से उनका नाकद हूँ। शुरू में मैं बड़ा यकीन रखता था, लेकिन जब उन्होंने अपना, जब उन पे बात आई, उनकी फैमिली पे बात आई, उन्होंने जिस तरह से उस केस को ट्रीट किया, वो सारा कुछ बता गया था कि पैरामीटर्स कुछ और हैं। और नजर यही आया, फैजाबाद धरने का बड़ा प्रचार हुआ, लेकिन आखिर में हम देखे अभी जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, पारशल्ला चल रहा है। कोई ऐसा, ये दब से आए हैं, उस वक्त से आकर आप बता दें कि कोई एक केस ऐसा हो जिसपे बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मामला सेटल हुए हैं, तो मैं नहीं समझता। और इसमें वैसे भी फुल कोर्ट बैठना चाहिए था। अच्छा हाँ, चूंकि अपील थी, आप वो 5 जज निकाल के बाकी फुल कोर्ट बैठना चाहिए था। और उस पर जस्टिस काजी फाइज साहब खुद क्यों नहीं बैठे? खुद भी तो बैठना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने इनकार कर दिया, वो तो पहले की बात थी ना, अब तो अपील की बात। तो जैसे सरदार तारक मसूद साहब बैठे थे, वो भी बैठ जाते आपको। तो वो अब वजह ये है कि जैसे सरदार तारक मसूद साहब रिटायर होने वाले हैं गालिबन मार्च में,
तो जाते जाते फिर यही है, वो जनवरी में डेट दे गए हैं। और जस्टिस मुशर्रत हलाली साहिबा और मैं, यहाँ वकार सेठ साहब मुझे बहुत याद आते हैं। मैं तो उस वक्त बड़ा नाकद था उनका कि हम बड़ी ज्यादती करते हैं, लेकिन उन्होंने इस हवाले से उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के चीफ जस्टिस के तौर पर एक फैसले पे मुझे उनके एतराज है कि वो जनरल परवेज मुशर्रफ के फैसले में जिस तरह का उन्होंने रवैया रखा, वो एक रवैया, वो बस डिक्टेटर के अगेंस्ट थे, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन राय डिक्टेटर के भी तो राय, आपने अगर डिक्टेटर भी है, अगर आर्टिकल 6 के प्रोसीडिंग भी चली है तो वहां भी राइट ऑफ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात है, वो नहीं हुआ था उसमें। जनरल परवेज मुशर्रफ के ट्रायल में भी एक तो वो माजी से एक तो साफ सी बात है ट्रायल इन एब्सेंशिया हुआ था, और ये सारी चीजों को सामने रखते हैं। यानी ये नहीं है, अजहर सिद्दीक पे ये नहीं इल्जाम लगा सकते कि आपने, मैं जनरल परवेज मुशर्रफ को रिप्रेजेंट किया हुआ यार। मगर मौजूदा हालात में मैं समझता हूँ कि ये जो मामला है ना, ये इसमें कौम पे बड़े दूरस नताइज आने हैं, कौम में डिवाइड पहले है, तो इससे नताइज कोई इतने अच्छे नहीं लेकिन आएंगे। एक चीज अजहर साहब, एक चीज जो आज अदालत ने वाजे नहीं की, इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच था जिसने फैसला दिया था कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, उस फैसले के बाद से लेकर अब तक जब ये फैसला आया है, इस दौरान सर वो 103 सिविलियंस किधर थे? वो क्यों किसी एक सिविल कोर्ट में नहीं पेश किए गए, उन्हें क्यों सिविलियन अथॉरिटीज के सामने नहीं रखा गया? ये सवाल भी आज डिस्कस नहीं हुआ सर। ये असूली तौर पर तो ये अदालत का काम था ना, असूली तौर पर तो अदालत का काम था। तो फिर अदालत अदालतें देख, सर क्यों नहीं कर रही? जो उसूली तौर पर अदालत का काम है, बुनियादी हुकूक का भी जिस तरह से आप बातचीत कर रहे हैं, आप सर एक बड़ा लीगल माइंड है, तो आप क्या समझते हैं कि अदालतें प्रेशर में, दबाव में? देखिए ये असूली तौर पर देखिए फैसले पे अमल दरामद होना चाहिए था, रिपोर्ट आनी चाहिए, अदालत को तो चलना ही तब था कि पहले एक फैसले पे अमल दरामद हुआ, उससे आगे लेकर चलना चाहिए था। अभी तक तो जब से वो आया है मामला, और तहवील में वो गालबन उन्हीं के पास है, प्रेशर तो रहता है ना जी। आप जो मर्जी आप कहें, जिस तरह मर्जी कहें, हमारे यहाँ पाकिस्तानी निजाम के अंदर एस्टेब्लिशमेंट तो एक बड़ा रोल है। आपने नवाज शरीफ के केसेस देख लिया, आपने ओपन एंड शट केस थे, यानी उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं थी। यानी ये कैसा निजाम है, आप अंदाजा लगाएं। तस्वीर के दो रुख देखें ना, जरा तस्वीर के दो रुख देखें। लूट मार करने वाले, और जो आर्मी को रोग आर्मी कहते थे, गुलभूषण यादव, सिरल अलमेडा वाला केस उठाकर देखें, जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में, जनरल फैज हमीद के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल करता था नवाज शरीफ, आज प्लेट में रख के उसे इंसाफ मिल रहा है। और वो जायदादें, मनी ट्रेल जिनका आज तक नहीं है, उसने लीगलाइज लेकिन हो गई है। और सर बड़ी दे मजेदार तो बात रहा है, बताऊं आपको, इंसाफ खैबर प्लेट पे रख के दे तो अदालतें रही हैं, तो अदालत तो सर एक जज, एक मुंसिफ जो इंसाफ के तराजू जिसके हाथों में होता है, उसे क्या चीज ब्लैकमेल कर सकती है, उसे क्या चीज रोक सकती है? या फिर शायद ऐसा है कि जजेस को ऊपर प्रमोट ही उन्हीं को किया जाता है कि जो थोड़े से, जिनकी कोई ना कोई चीजें मौजूद। अच्छा देखिए, नॉर्मल एक बात जो हम देखते आए हैं ना, आज तक नवाज शरीफ होने के जो तरीका है कार है, नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं मैं, तो आने वाले में हालात यही है कि नवाज शरीफ के प्लेट में अल अजीजिया रेफरेंस में भी आपने देख लिया, वो भाई कतरी खत पे मिलने लगी है, लीगलाइज होगी, यानी करप्शन ही लीगलाइज होगी। तो मुझे तो वो याद है लफ्ज, 2016 में एक लांस नाइक मुझे हाईकोर्ट में गेट में मिला था, उसने कहा था ये इसके लिए, ये जो बाहर गया है ये कोई चक्कर नहीं है, ये इसको और, यानी यानी इसका जो 85 का जो प्रोजेक्ट आज तक चल रहा है, जाता है चलता है, तो ये करते क्या है? ये आपको याद है जस्टिस रफीक तारड़ के साथ क्या किया था, सदर पाकिस्तान बनाया था इन्होंने, याद है क्या किया था सुप्रीम कोर्ट में? राणा मकबूल आईजी पंजाब जो थे, आपके सामने सेनेटर है। अभी बशीर में देख लेना जी एफ आई, आप उठाकर तो देखिए, मैं कई जजेस के नाम दे सकता हूँ। उन जजेस को फिर नवाजा है इन्होंने, इन्होंने ब्यूरोक्रेट को नवाजा, इन्होंने जर्नैलों को नवाजा। बेचारों कयूम साहब जो है, वो बैठ के को डील शील के चक्कर में यहाँ इस्लाम, यहाँ लंदन में क्या करते रहे, जो रिटायर्ड जो है ना, वो गवर्नमेंट सेनेटर है, और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं आपके सामने। तो इस निजाम के अंदर जो है ना, बेनिफिशियरी तो ऑलरेडी है, और हमने देखा है, या तो पाबंदी हो, यानी आप जज जब बन गए, जज के बाद आपका कोई काम नहीं सियासत में, आप फारग हो गए हुए हैं। जब जज से आप निकल गए तो आपका काम कोई नहीं है, आप ब्यूरोक्रेट से रिटायर हो गए तो रिटायर रहे भाई, बैकर वहां काम करें, उनका क्या काम है सर ये सियासत जो में। मौजूदा, अजहर साहब, मौजूदा जो जुडिशरी है, इसके हवाले से भी बहुत सारी खबरें हैं कि शायद एक ऐसा प्लान मौजूद है, या लंदन प्लान भी जो इस वक्त समझ दरामद हो रहा है, उसके अंदर यह भी शामिल है कि शायद कवानीन के अंदर तब्दीली करके पाकिस्तान के कुछ एक मौजूदा जजेस को या फिर काजी फाइज साहब को शायद एक्सटेंशन दी जाएगी मजीद।
देखें, ये तो हमेशा से सुनता आया हूं मैं, जनरल प्रवेश मिल, मैं लॉयर्स मूवमेंट से तो ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर सुनता है। ये कोई मेरे लिए अनोखी बात नहीं है, मेरे लिए नई बात नहीं है। बड़े प्लान उस वक्त होते रहे, चाहे जिसको बड़ा, इसके लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, और आइन में अगर तरमीम करनी है तो यू नीड टू हैव ए 2/3 मेजोरिटी। अब 2/3 मेजोरिटी के ऊपर आपने 16 सियासी जमातों के साथ इमरान खान के अगेंस्ट हुकूमत में खड़ा तो कर दिया। इमरान खान को कॉर्नर करने के लिए 16 की 16 सियासी जमातें इकट्ठी हैं। कोई इनमें नहीं चाहता, वो पीटीआई को कॉर्नर करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको आइन में तरमीम करना, वजह है कि जज की तैनाती का तरीका का एज क्या होना चाहिए हाईकोर्ट के जज के तौर पर, और रिटायरमेंट की एज हाईकोर्ट के जज की 62 साल है, सुप्रीम कोर्ट की 65 साल है। तो कोई पता नहीं कि आप ये दे ही दें कि जब तक जज मर नहीं जाता, और 65 साल की उम्र में जज का माइंड, यानी आप देखो ना, आप करने क्या जा रहे हैं, आप जरा समझिएगा बात को। 85 का प्रोजेक्ट चला रहे हैं, हमने वो लोग जो माशरे में बिल्कुल फारग हो चुके हुए हैं, हम उनको लाकर हुक्मरान बनाना चाहते हैं, हम उनको बनाकर जज बनाना चाहते हैं, हम उनको लेकर बैठना चाहते हैं। तो ये बईद कोई नहीं है, आप जेहन में रखिएगा। ना भी हो तो गालिब दिल के बहलाने को ख्वाब अच्छा है या ख्याल अच्छा है, तो लालच तो रहना चाहिए ना, ताकि बंदा आसानी से काम कर सके ना अपने साथ। अच्छा असर साहब, मैं एक और चीज जानना चाहूंगा। मैंने आपका एक ट्वीट भी देखा है, और उस ट्वीट में आपने ये इशारा दिया कि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत और बहुत सारे लोग अब बाकायदा शामिल होने लगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और अभी नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सी शख्सियात जो है ना, वो पाकिस्तान तहरीक है। लेकिन उसकी वजह मैं जरूर बताऊं आपको। मैं यहाँ नाम नहीं ले रहा, कुछ लोगों से मेरी बात हुई, मियाँ कितने वाहिद लोग साहब। नए आने वाले हैं सर? वैसे वैसे बता दें, कितने लोग नए आने वाले और देखिए, ये दर्जन से कम नहीं होंगे, एक दर्जन से ज्यादा बड़े नाम हैं, एक दर्जन से ज्यादा बड़े नाम है। हैं? और और ये खैर, बुकला हैं या पॉलिटिशियंस हैं? नहीं नहीं, बोकला तो अपनी जगह पर मौजूद ही है ना, ये पॉलिटिशियंस की बात हो रही है। बोकला तो अपनी जगह पर मौजूद है, ये दूसरी पार्टी पॉलिटिशियन से है। आएंगे? मुस्लिम नून से ही आएंगे कई लोग तो, आप खुद देखिए मुस्लिम ना। लीग नून से? आप वो उसकी वजह देखिए ना, नवाज शरीफ आए हुए आज कितना अरसा हो गया है, 21 अक्टूबर से आया हुआ है, आज दिसंबर आ गया, को बाहर निकला है। एक वो जो रेंटे क्राउड का जलसा किया, 10-20 लोग आए, रेंटे क्राउड लेके आए, और उसके बाद वो मुख्तलिफ चैम्बर में जाकर खिताब करते फिर रहे हैं। एमक्यूएम झोली में डाली गई आपके सामने है। फिर बलोचिस्तान की बाप पार्टी वो सारा वहां मिलने चले गए, और फिर अभी इतनी पॉपुलैरिटी है कि वो यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इत्तेहाद करते फिर रहे हैं, मुस्लिम लीग काफ के घर चले गए। फिर वो आपको तहरीक इस्तेहकाम में पाकिस्तान जो एक चेंज लाने के लिए बनी थी, वो भी सीरियस एडजस्टमेंट करेगी, यानी वो क्या चेंज लाएगी, वो क्या, यानी बाप दादा तो यहाँ से अंदाजा लगा लेना। और वो जो हमारे, वो जो तीला वजीर आजम, वो तीला वैसे ही मैं कह रहा हूँ, मुंह से निकल गए यार, क्या नाम है, परवेज खटक, सॉरी परवेज खटक जो है, वो वाली पार्टी अगर आप उठाकर देखिए आप, कुछ बेचारा जमीन पे खड़ा नहीं हो सकता, वो कौम को क्या खड़ा करेगा, वो बैठकर, यानी वो लोग, आपकी सियासत का महवर मुझे बताएं, इनमें बिलावल के अलावा, और बिलावल की आवाज सुनाई नहीं देने जा रही। बिलावल अगर कोई बात करता है, फौरन बात नेगेट होती है। यानी अगर अगर कोई नौजवान क्यादत अगर सामने है, बाकी तो आपके सामने है, चले हुए कारतूस है सारे, 85 के प्रोजेक्ट है, क्या देंगे, वही वजीर है, वही वजीर आजम है। वो कितनी दफा वजीर आजम देखना है उसको, यार क्या किया उसने यार। आप अगर तैयब उर्दुगान की बात करें, देखिए उसने उस मुल्क की किस्मत बदल दी है। इमाम खुमैनी ने इस मुल्क की किस्मत बदल दी है। मैं हजार इख्तलाफ है नरेंद्र मोदी के साथ, अब देखिए सोते दी ना, नरेंद्र मोदी मुल्क को कहां से उठाकर कहां ले गया है। और वो रशिया के ब्लॉक के साथ रहे, आज कहां है, अमेरिका वहां पहुंच गया। हमने रशिया को तोड़ के हम कहां खड़े हैं, हम तो, हमारी तो हालत जो है ना, भिखारियों से भी सर बदतर हो हम चुकी जी हम वहीं पर खड़े हैं कि अडयाला जेल के अंदर खुफिया ट्रायल करना है, एक पॉलिटिकल पार्टी को कॉर्नर करना है। तो आपको आने वाले टाइम का मंजरनामा क्या नजर आ रहा है? इमरान खान के लिए कोई चांस है या मुश्किलात बढ़ेंगी? देखिए वजह ये है, इस पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, इस वक्त इस्लामिया फोबिया, यानी इस्लाम को खत्म करना है। तो आपकी मजहबी जमातें क्या मजहब के साथ खड़ी नजर आती हैं आपको? इसराइल में इतना बड़ा वाकया हो गया, कौन सी आपकी मजहबी जमातों ने, पूरी दुनिया, नहीं आप बता देंगे, यूके में इतने बड़े बड़े मुजाहरे देख ली, ये कि मुसलमान ममालिक है। आप गौर तो करें इस बात पे कि आपके साथ हो क्या रहा है। पूरी दुनिया में आप जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, वो अगर आप अगर फिलिस्तीन से शुरू हो जाए, आप सर वो कश्मीर तो में बड़ा देखें। खौफनाक है, और अल्लाह ताला ज़ाहिर है उनकी मदद फरमाए। लेकिन पाकिस्तान के हालात आने वाले टाइम में को ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं?
देखिए, मैं आपको कहा यही जाएगा। मुझे सिर्फ इतना बताएं, जब दो चीजें सामने जरा समझिएगा, बारीक बातें जो आपके सामने रख रहा हूं, कि पूरी दुनिया में जब मुसलमानों को खत्म कर रहे हैं, डाउन जमीन की तरफ ले जा रहे हैं, तो पाकिस्तान को क्यों उठाएंगे? सब पाकिस्तान से सबसे ज्यादा खतरा है इसराइल को और उनको। तो पाकिस्तान को तो कभी कहा ही जा रहा है कि मईशत बेहतर हो जाएगी, पता नहीं कौन क्या कर जाएगा। कुछ नहीं होने लगा यहाँ पर। यहाँ पाकिस्तान के हालात और बदतर होंगे। यहाँ जो डॉलर अभी चल रहा है ना, तकरीबन 250 या 300 के करीब चल रहा है, तो ये तो 500 के करीब अभी जाना है। और आम आदमी की जिंदगी कितनी अजीरन होनी है, वो आप लोग सोच लीजिएगा। जो कि प्रायोरिटीज नहीं है ना, यहाँ करप्शन का चक्कर कोई नहीं है, जो मुल्क की मर्जी लूट मार करे, कोई चक्कर ही नहीं है। वो सारे बड़ी जबान। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है। कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर